ओके बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आज हमने पढ़ना है इंट्रोडक्शन टू फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स का वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। आजकल बल्कि पिछले दिनों के इसकी तारें हर जगह डाली गई हैं, हर गली मोहल्ले में, हर रोड पे डाली गई हैं फाइबर ऑप्टिक्स की तारें। फाइबर ऑप्टिक्स बेसिकली क्या होती हैं? फाइबर ऑप्टिक्स के अंदर ग्लास यूज़ किया जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो रेज होती हैं, रेज ऑफ लाइट होती हैं या फिर रेज ऑफ साउंड होती हैं, वो ज़्यादा जल्दी ट्रैवल करती हैं। अब उसकी आगे डिटेल्स बताई हुई, इंट्रोडक्शन बताया हुआ। सबसे पहले तो since ancient time man has needed to communicate with other creatures on man-made sounds by hitting hollow nests with heavy sticks। ये सारा बताया हुआ है थोड़ा बहुत। और उसके बाद स्मोक और पेज नंबर नहीं मुझे पता। पेज नंबर है 226, नहीं 225। पेज नंबर है 225। Smoke or fire signals were also used for communication purposes. Man used flashes of reflected sunlight by day and lanterns by night. In the earlier civilization, various combinations of the torches on high mountain peaks were used for the communication purpose. Again, Navy signalmen still use powerful blinker lights to transmit code messages. आप लोगों ने देखा होगा मूवीज के अंदर कि कोड मैसेज भेजने के लिए कई दफ़ा लाइट ब्लिंक की जाती है, मतलब 2 टाइम्स लाइट ब्लिंक की। मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही? बाकियों की भी सही नहीं आ रही? मुझे तो नहीं आ रही मैम आपकी आवाज सही। आ रही है मेरी आवाज़ ठीक? जी मैम अब ठीक आ रही है, बोले। ठीक है। तो यूज़ द विजिबल लाइट, विजिबल ऑप्टिकल कैरियर वेव्स और लाइट फॉर कम्युनिकेशन हैज़ बीन कॉमन फॉर मैनी ईयर्स। मतलब ऑप्टिकल लाइट्स को, ऑप्टिकल वेव्स या फिर लाइट वेव्स को यूज़ करना कम्युनिकेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉमन है पिछले कुछ सालों में। जैसे आपने मूवीज़ के अंदर देखा होगा कि मतलब लाइट ब्लिंक की जाती है कोड सिग्नल्स के लिए, मतलब 2 टाइम्स लाइट ब्लिंक की, 3 टाइम्स लाइट ब्लिंक की, तो ये सिग्नल है। इस तरह कई दफ़ा यूज़ की जाती है फॉर द कम्युनिकेशन पर्पज़। आगे आगे it is interesting but little known fact that Alexander Graham Bell is nearly 1888 invented a device known as a photophone. Just 4 years after the invention of telephone, टेलीफोन के 4 साल बाद फोटोफोन इन्वेंट किया गया, जिसको ग्राहम बेल ने किया था। Bell's photophone used a modulated beam of reflected sunlight focused upon a selenium detector several hundred meters away. With this device, Bell was able to transmit voice message via beam of light. अब बेल ने क्या किया, सबसे पहले एक सिलीनियम डिटेक्टर लिया, उसके ऊपर लाइट फॉल करवाई और उससे वो अपनी साउंड जो थी वो ट्रैवल करवा रहा था या फिर वॉइस मैसेज भेज रहा था। उसको सबसे पहले फोटोफोन कहा गया। The transmission of light via dielectric waveguide structure was first proposed and investigated at the beginning of the 20th century। सबसे पहले 20th century में डायलैक्ट्रिक मीडियम यूज़ किया गया था। In 1910, Honors and Debye conducted a theoretical theory. Experimental work was reported in Scrivener in 1920। ये सब कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस मेन चीज़ें याद, ये बस थोड़ी बहुत उसकी डिटेल्स बताई हुई कि ऑप्टिकल फाइबर्स होते क्या हैं। However, transparent dielectric rod typically a silica glass with a refractive index of about 1.5। हम अभी पढ़ेंगे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अच्छा, surrounded by air proved to be impractical waveguide due to spotted structure and excessive losses of any discontinuities of glass interface। Then after many research, अब उसने सबसे पहले एक बताया कि एक डिवाइस यूज़ किया गया जिसमें सिलिका ग्लास यूज़ किया गया था, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स था 1.5 और वो एयर से कवर था, लेकिन वो इम्प्रैक्टिकल शो हुआ, वो ज़्यादा अच्छा जो डिवाइस था वो शो नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने क्या किया, देन आफ्टर मैनी रिसर्चेज वी हैव गॉट स्ट्रक्चर्स
अब एक स्ट्रक्चर हम लेके आए जो कि हमारे पास ये था, कोर था उसके, और बाहर क्लैडिंग। क्लैडिंग का मतलब होता है हिफाजती लेयर होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा काफ़ी वायर्स के ऊपर अंदर एक मेटल वायर होती है और बाहर प्लास्टिक की एक लेयर होती है, उसको हम क्लैडिंग कह सकते हैं। और जो हमारे पास सॉरी एक मेटल वायर होती है, उसके ऊपर एक और लेयर होती है, मेटल की ही लेयर होती है, और उसके ऊपर एक प्लास्टिक की लेयर होती है। जो सेकेंड लेयर होती है उसको हम कहते हैं क्लैडिंग। जो कोर अंदर वाला यहाँ पे दिया हुआ है, अब क्योंकि हम ऑप्टिकल फाइबर्स पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे ग्लास यूज़ करते हैं। तो सबसे अंदर कोर यूज़ किया हुआ है, कोर भी हमारे पास ग्लास का बना होता है, जो क्लैडिंग होती है वो भी ग्लास की बनी होती है, लेकिन जो कोर होता है उसकी रिफ्लेक्टिंग इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा होता है, जो क्लैडिंग होती है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम होता है। अच्छा, due to cladding, the wave guide structure gets pores. There is considerable reducing in the radiation loss. This was proposed by Charles H. A20 and George A. Hockman in 1960 to utilize the optical fiber in communication. Communication में सबसे पहले इन दो साइंटिस्ट ने यूज़ किया था ये वाला टेक्निक. Then later on, the progress of glass refining processes such as depositing vapor phase reagents to form a silica has allowed fibers with losses below the dB of a kilometer to fabricate it. Ultimately, a fiber was formed. जो एक चीज़ जो इसमें सिर्फ पूरे पैराग्राफ पूरे टॉपिक में जो याद करने वाली है उसकी डेफिनेशन है सिर्फ, जो ऑप्टिकल फाइबर की डेफिनेशन है. A fiber was formed through which thousands of signals were transmitted simultaneously with an extremely high speed from one point to another point of the world. Such glass fiber is known as optical fiber. वो ग्लास फाइबर जिसके अंदर 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कोई भी लाइट या फिर कोई भी वेव ट्रैवल कर सकती है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर. आगे आ जाते हैं प्रिंसिपल्स. अब हम मैम ये अगर यहाँ से करनी है फाइबर। जी ये नीचे करिएगा एक दफा दोबारा। ये देख लें. ठीक है। इसमें बस एक डेफिनेशन इसकी याद करने वाली और कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है इस टॉपिक में. आगे आते हैं हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स के प्रिंसिपल्स. अच्छा, हम अगर हम चाहते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर के अंदर हम लाइट जो है वो तेज़ी से ट्रैवल करती रहे और कोई भी उसके अंदर रुकावट ना आए, तो फिर उसके लिए दो वेज होते हैं. एक तो होती है एक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और एक होती है कॉन्टीन्यूस रिफ्लेक्शन. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर क्या होता है, when light enters from a denser medium to a rarer medium. ये आप लोगों ने शायद पहले ही पढ़ा होगा, कोई भी लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है. डेंसर हमारे पास कौन सा मीडियम है, जैसे हमारे पास वाटर है और एयर है. वाटर से अगर कोई भी लाइट जा रही है एयर के अंदर, या फिर ग्लास से कोई लाइट जा रही है एयर के अंदर, तो हम उसे कह देते हैं कि जो लाइट है वो ज़रूर रिफ्रैक्ट करती है, अपना जो पाथ होता है वो चेंज करती है. तो जो पाथ चेंज करती है जैसे इस डायग्राम के अंदर दिखाया हुआ है, ये हमारे पास है डेंसर मीडियम. डेंसर मीडियम हमारे पास क्या है, वाटर. एयर हमारे पास क्या है, रेयर मीडियम. यहाँ से कोई लाइट आई और यहाँ पे जब वो वाटर से बाहर गई तो उसने अपना पाथ चेंज कर दिया. ठीक है, जो उसने पाथ चेंज किया होता है वहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है वो होता है रिफ्रैक्टिव एंगल, वो मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है. और जो हमारे पास ये वाला होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है. और इन दोनों के बिटवीन जो हमारे पास एंगल बन रहा होता है, एक स्ट्रेट लाइन बन रही होती है, वो 90 डिग्री का एंगल होता है, उसको हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल. द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल. क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन है. ठीक है. आगे when in a denser medium the angle of incidence become greater than the critical angle. अगर हमारे पास इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो जाए क्रिटिकल एंगल से, then the light did not refract but reflection takes place from the boundary of two media. मतलब अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर हमारे पास जो ये वाला एंगल है, जो हमारे पास इंसिडेंट लाइट का एंगल है, वो ज़्यादा हो जाता है तो फिर हमारे पास रिफ्रैक्शन नहीं होगी. रिफ्रैक्शन का मतलब होता है पाथ चेंज करना, लाइट का पाथ चेंज करना. तो फिर हमारे पास क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी, मतलब लाइट जो होगी रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी. ये जो हो रही है, जैसे इसका इस वाली जो रे है इसका हमारे पास एंगल बहुत ज़्यादा है, तो ये जहाँ पे लाइट जो वेव है वो रिफ्लेक्ट बैक कर रही है.
तो हमारे पास क्या होगी, रिफ्लेक्शन होगी, उसको हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है कि अगर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस का एंगल ऑफ इंसिडेंस ज़्यादा हो जाता है क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट जो होती है वो रिफ्रैक्ट नहीं करती, रिफ्लेक्ट करती है। ये हमारे टोटल इंटरनल की डेफिनेशन होगी। अच्छा, one of the quality of any optically transparent material is the speed at which the light travels within the material. It depends upon the refractive index. It depends upon the refractive index. अब हमें पता होना चाहिए इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास क्या होता है, रेशो होती है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मटीरियल। स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम को डिनोट करते हैं, वैक्यूम में जो हमारे पास स्पीड की लाइट ऑफ स्पीड होती है, स्पीड की लाइट जो होती है उसको हम डिनोट करते हैं सी से, और स्पीड ऑफ लाइट इन मटेरियल्स को वी से डिनोट करते हैं, और उसकी रेशियो को हम डिनोट कर, रेशियो हमारे पास इक्वल होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर मटेरियल हर की अलग होती है। जैसे ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होता है, एयर का कुछ और होता है, और मीका ग्लास होगा उसकी कुछ और होगा, सिलिका ग्लास होगा कुछ कुछ, सबका अलग अलग होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो हमें पता होगा तो फिर हमें पता लग जाएगा कितनी लाइट रिफ्लेक्ट बैक करेगी या फिर रिफ्रैक्ट करेगी। एन इज इक्वल टू सी बाई बी। अगर हमारे पास बाउंड्री बिटवीन टू ऑप्टिकल मीडिया ग्लास एंड एयर हैविंग डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैन रिफ्लेक्ट और रिफ्रैक्ट, राइट, वही बात लिखी हुई है कि हमें पता लग जाता है कि कितनी रिफ्लेक्शन हो रही है, ये रिफ्लेक्शन हो रही है। आगे हमारे पास अमाउंट ऑफ डिफरेंस रिफ्लेक्टिव, अच्छा, the boundary between the amount and the direction of reflection or refraction is determined by, जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रेक्शन कितनी हो रही है, उनकी डायरेक्शन क्या है, उसको डिटरमाइन करने के लिए दो पॉइंट्स होते हैं। द अमाउंट ऑफ डिफरेंस इन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के दोनों मीडियम्स के बिटवीन रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस कितना है, द एंगल एट विच रे स्ट्राइक एट द बाउंड्री, और किस एंगल पर जो लाइट है रे है वो स्ट्राइक कर रही है बाउंड्री से। जैसे हमारे पास इंसिडेंस रेज आ रही हैं, फर्स्ट हमारे पास रे है, सेकंड हमारे पास रे है, थर्ड हमारे पास रे है। फर्स्ट होगी एंड एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाएगी, तो ये वो हमारे पास रिफ्रैक्ट हो जाएगी। अब रिफ्रैक्ट होकर वन डैश बन गई, जब सेकंड आई सेकंड पे रिफ्रैक्ट हुई, और जो थर्ड होगी वो उसका एंगल क्योंकि ज़्यादा है इसलिए वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी, रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी वो। ठीक है। अब इंसिडेंस रे यहाँ पे ग्रेटर क्रिटिकल एंगल है, जिसकी वजह से वो लाइट है, लाइट की रे है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो गई है। आगे उन्होंने लगाया स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, n1 sin थीटा 1 इज इक्वल टू n2 sin थीटा 2। यहाँ पे थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा सी, एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल के इक्वल है, और थीटा 2 जो इक्वल वो है 90 डिग्री की इक्वल है। दोनों की वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर पुट किए तो हमारे पास आ गया n1 sin थीटा सी इज इक्वल टू n2 sin थीटा सी एक तरफ किया और n2 ओवर n1 आ गया। From the angles equal to the 2 or greater than the critical angle, the glass air boundary will act as a mirror and no light escapes from the glass. अगर हमारे पास अब वो कह रहे हैं कि क्रिटिकल एंगल जो है वो ज़्यादा होता है, इंसिडेंस एंगल अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा होता है, तो जो हमारे पास ग्लास की बाउंड्री होगी वो एज अ बैरियर एक्ट करेगी कि लाइट जो होगी उसमें से बाहर नहीं जाएगी। बिल्कुल इसी तरह कि जैसे हम ऑप्टिकल फाइबर्स के अंदर कोई लाइट भेज रहे हैं, तो उसकी जो बाउंड्री, अगर हम उसकी बाउंड्री की जो है उसकी डिफरेंस बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा रख रहे हैं, तो जो लाइट होगी वो अंदर ही रहेगी, बाहर नहीं जाएगी। अगर हमारे पास ग्लास एयर बाउंड्री है तो अब क्या होगा, अब ग्लास के लिए हमारे पास और दोनों के लिए दोनों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दे दिए हैं, और दोनों का हमारे पास एंगल फाइंड करके 41.8 डिग्री सी उसका क्रिटिकल एंगल होगा। आगे, let us now assume that a glass is formed into a long round rod. अब long round rod ले लिए glass की। We know that all the light rays striking at the internal surface of glass at angle greater than 41.8 will be reflected. अगर आप कोई अब वो कह रहे हैं कि अगर जितनी भी रेज उसका एंगल 41.8 डिग्री से ज़्यादा होगा तो वो रिफ्लेक्ट बैक होंगी, वो ग्लास से बाहर नहीं निकलेगी। तो अब रे 1 ली इज इंजेक्टेड इनटू द रॉड सो दैट इज स्ट्राइक द ग्लास बाउंड्री एट द एंगल ऑफ 30। अब पहली रे उन्होंने ली वो 30 के एंगल पे ली, अब वो रिफ्लेक्ट नहीं होगी, वो रिफ्रैक्ट होगी, वो ग्लास की बाउंड्री से बाहर निकल जाएगी। अब सेकेंड रे ली, सेकेंड रे की उन्होंने लिया 42 डिग्री। अब 42 डिग्री ये देखिए यहाँ से आ रही है, यहाँ से वो रिफ्रैक्ट बैक हो गई।
फिर आगे गई, फिर आगे गई, फिर आगे गई। इसका एंगल जो था 42 डिग्री था, वो ज़्यादा था एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से, इसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट हो गई। अगर रे 3 आ गई 60 डिग्री उसका एंगल ले लिया, जैसे ये है, वो भी इसी तरह इस रिफ्लेक्ट होती गई और बाहर निकल गई। तो इस तरह हमें पता लगता है कि अगर हम एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अगर हम ज़्यादा लेते हैं तो उसको वो ग्लास के अंदर ही रहेगी, बाउंड्री के अंदर ही रहेगी, वो बाहर नहीं निकलेगी ग्लास से। और जो फोर्थ रे है वो एक्सियल रे है, वो स्ट्रेट रे है, वो रिफ्लेक्ट, उसके अंदर कोई भी रिफ्लेक्शन है, ये रिफ्लेक्शन नहीं हो रही। आगे आ जाता है हमारे पास कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन। There is another mode of propagation of light uh, in optical fibers in which continuously refracted through the optical fiber। कि अगर कोई ऑप्टिकल फाइबर हमने लिया है उसके अंदर कॉन्टिन्यूस रिफ्रैक्शन ही होती जा रही है। कैसे? अगर सेंट्रल कोर है हमारे पास, हैज़ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे अब ये जो सेंटर वाला पार्ट है ये हमारे पास कोर होता है, उसके बाहर वाला पार्ट हमारे पास होता है क्लैडिंग, क्लैडिंग के बाद हमारे पास एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जैसे प्लास्टिक वगैरह की लेयर होती है। सेंट्रल कोर हैज़ हाई मैम ये डायग्राम से, जी मैम ये जहाँ से डायग्राम है वहां से दोबारा समझाइएगा। अच्छा, ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये डार्क पार्ट जो आप लोगों को नजर आ रहा है, ये हमारे पास होता है कोर। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद हमारे पास होता है क्लैडिंग, क्लैडिंग भी ग्लास का बना होता है लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से थोड़ा सा कम होता है। उसके बाद हमारे पास होता है एक प्लास्टिक की लेयर होती है, ठीक है, ताकि हमारे पास जो लाइट है वो अंदर से बाहर ना निकले। A central core has high refractive index and over it is a layer of lower refractive index called cladding. Such a type of fiber is called multi-mode index fiber. और कभी कभी पूछ रहे होते हैं कि मल्टी मॉड इंडेक्स फाइबर की डेफिनेशन लिखिए, तो वो आप लोगों ने ऐसे लिख देनी है कि पहले लिख देना कि सेंट्रल कोर हमारे पास हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, उसके बाहर हमारे पास लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की क्लियर होती है, उसको हम क्लैडिंग कहते हैं, और इस टाइप के फाइबर को हम कहते हैं मल्टी मॉड इंडेक्स फाइबर। Nowadays, a new type of optical fiber is used in which the central core has high refractive index and its density usually decreases towards the periphery. Periphery हमारे पास जो outer most layer होती है उसको हम कहते हैं periphery. This type of optical fiber is not a multimode graded index fiber. अच्छा, इन दोनों के बिटवीन हमारे पास डिफरेंस ये है कि मल्टी मोड इंडेक्स फाइबर और मल्टी मोड ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। इसमें बस यही डिफरेंस है कि हमारे पास इसमें क्लैडिंग भी यूज़ की जाती है और इसमें हम क्लैडिंग नहीं यूज़ करते। जो ग्रेडेड वाला है उसमें क्लैडिंग नहीं यूज़ करते, और जो हमारे पास मल्टी मोड इंडेक्स फाइबर उसके अंदर हमारे पास क्लैडिंग भी यूज़ करते हैं, मतलब एक दरमियान वाली लेयर भी होती है। आगे इसकी बस थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है कि जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा तो बेंड हो जाएगा, नॉर्मल वाइस वर्सा एंड सो ऑन, इस तरह चलता रहेगा। आगे हमारे पास आता है स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। स्ट्रक्चर हमारे पास कैसे होता है, जैसे कि हमने अभी भी पढ़ा, पहले हमारे पास कोर होता है, फिर हमारे पास क्लैडिंग होती है, उसके बाद हमारे पास एक बाहर की लेयर होती है जो कि यूजुअली प्लास्टिक की बनी होती है, और अंदर वाला ग्लास का होता है, ग्लास की ही क्लैडिंग होती है। लेकिन दोनों ग्लासेस में थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा ज़्यादा होता है अंदर वाले का, और बाहर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थोड़ा कम होता है। The center portion of the optical fiber is called core. Core is wrapped by cladding. Both are made of silica. The refractive index of the core is slightly greater than the cladding. Core and cladding is covered by a jacket. The diameter of the core usually ranges from 5 micrometer. अब डायमीटर गिवन है, ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर लेना है, ये उसके अंदर एमसीक्यू उसके अंदर पूछ लेते होते हैं कि उनका डायमीटर कितना होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर इज इंक्रीज्ड बाय द डोपिंग ऑफ, अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है कोर का वो कैसे इंक्रीज की रहता है, जर्मीनियम में डोपिंग करने की वजह से उसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो इंक्रीज कर जाता है। However, the refractive index of the cladding can be minimized by doping by boron। और अगर हम क्लैडिंग की, अगर हमने, अब हमें जो कोर है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा चाहिए, उसके बाद क्लैडिंग की हमारे पास कम होनी चाहिए। हम कोर की कैसे ज़्यादा कर रहे हैं, जर्मीनियम में डॉप करके, और क्लैडिंग की कैसे कम कर रहे हैं, बोरॉन में डॉप करके। बस यही है आज के लिए, कोई बात नहीं समझ आई है तो पूछ लें।